पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को कैपेसिटेंस पर बेस्ड ये वाला होमवर्क प्रॉब्लम दिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हैं। K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आधे एरिया में और आधे थिकनेस में है। K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बचे हुए आधे एरिया और आधी थिकनेस में है। K3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कंप्लीट एरिया और आधी थिकनेस में है। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, तीन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरे हैं और आपको दो चीजें फाइंड करने का टास्क मैंने दिया था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सिस्टम का, ये एक चीज है, और इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना था, ये दूसरी चीज है। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, मुझे अपना सोल्यूशन भेजा है। उनमें से कई सारे बच्चों का गलत हुआ है, मैंने उनको रिस्पॉन्स देकर बताया है कि उनसे गलती हुई है एंड उनको मैंने रीथिंक करने का टास्क दिया है। तो मैं आज ये वाले प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बता रहा हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट ना किया हो या गलत अटेम्प्ट किया है, वो बच्चे इसको री अटेम्प्ट करें और इसका सही सलूशन करने की कोशिश करिए। अगले सेशन में मैं जरूर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। सॉल्व करके मैं ये बताऊंगा कि पहला तो कॉमन गलती इस क्वेश्चन में बच्चों से होती क्या है, और दूसरी चीज मैं इस प्रॉब्लम में आपको ये बताऊंगा कि इसका सही वे ऑफ राइट वे ऑफ सॉल्विंग क्या है। तो आज मैं इसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आज मैं ऑल्टरनेटिंग करंट के जो पिछले सेशन के होमवर्क प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करवा रहा हूं। ठीक है, ओके। पिछले सेशन में मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड दो होमवर्क प्रॉब्लम दिए थे। एक्चुअली ये जो दो होमवर्क प्रॉब्लम मैंने पिछले सेशन में दिए थे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड नहीं है, ये मैथमेटिक्स के होमवर्क है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपको पिछले सेशन में फंक्शन की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला बताया था। दोबारा फॉर्मूला बता रहा हूं। अगर फंक्शन fx है तो fx की जो एवरेज वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, ये फॉर्मूला है फंक्शन की एवरेज वैल्यू का। और यहां पे x इक्वल टू a से b तक का एवरेज लेना है, तो a से b तक की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो जिस इंटरवल में आप एवरेज ले रहे हो वही इंटरवल इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन 3 सॉल्व करके दिखा रहा हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करके देखिए। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ cos x ओवर फुल साइकिल। अच्छा, मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले सेशन में मैंने बताया था जब फुल साइकिल लिखते हैं तो इंटरवल मेंशन करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि फुल साइकिल ले रहे हो तो कहीं से भी शुरू हो सकते हो, बस केवल 2 पाई तक जाना है। 2 पाई मतलब जो भी टाइम पीरियड है फंक्शन का, तो cos x का टाइम पीरियड 2 पाई है तो 0 से 2 पाई। लेकिन ये इंटरवल लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 0 से ही शुरू करें, ओरिजिन से ही शुरू करें, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो फुल साइकिल में फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंटरवल लिया है, लेकिन हाफ साइकिल में फर्क पड़ता है कि आप कौन सा इंटरवल ले रहे हो। इसलिए जब भी हाफ साइकिल कहीं तो इंटरवल मस्ट बी मेंशन। कौन सी हाफ साइकिल की बात चल रही है, तो हाफ साइकिल में इंटरवल मैटर करता है। इसलिए जब भी हाफ साइकिल कहा जाए तो ये इंटरवल मेंशन करना मस्ट होता है, करना ही पड़ेगा, वरना क्लियर नहीं होगा कि कौन सी हाफ साइकिल के लिए एवरेज लिया जा रहा है। ठीक है, फुल साइकिल में इंटरवल नहीं भी मेंशन करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। नॉर्मली अगर इंटरवल ना दिया जाए तो हम स्टैंडर्ड इंटरवल को लेते हैं। तो जैसे cos x फंक्शन है तो 0 से 2 पाई लेंगे, वैसे कोई भी इंटरवल ले लो, फुल साइकिल होनी चाहिए, सेम आंसर आएगा। लेकिन हाफ साइकिल में ऐसा नहीं है कि कोई भी हाफ साइकिल लो सेम आंसर है, ऐसा नहीं है। हाफ साइकिल में तो इंटरवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेंशन नहीं किया जाता है तो हम स्टैंडर्ड इंटरवल ले लेते हैं, लेकिन मेंशन कर देना ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां पर स्टैंडर्ड हाफ साइकिल ही लेना है। स्टैंडर्ड हाफ साइकिल 0 से पाई तक, फुल साइकिल 0 से 2 पाई, हाफ साइकिल 0 से पाई, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल। तो स्टैंडर्ड हाफ साइकिल पर cos x की एवरेज वैल्यू क्या है, तो फुल साइकिल पर एवरेज वैल्यू चाहिए और स्टैंडर्ड हाफ साइकिल पर cos x की एवरेज वैल्यू चाहिए। cos x फंक्शन है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम 3 करता हूं। चलिए प्रॉब्लम 3 को सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं।
cos x फंक्शन है हमारा, इसकी एवरेज ला रहे हैं। तो cos x का जो एवरेज है इंटीग्रेशन cos x dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। तो फंक्शन की जगह cos x लिख दिया बस। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स, तो लिमिट्स होंगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है। बस इंटीग्रेशन करना तो आपने सीख ही लिया है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट है, और डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन dx करेंगे तो x आएगा, 0 से 2 पाई इसकी लिमिट है। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 0, और क्लियर नजर आ रहा है साइन 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 माइनस 0 दैट इज 0। तो cos x का फुल साइकिल एवरेज 0 होता है। अगर आप cos x का ग्राफ बनाओगे तो भी आप देख सकते हो, ऐसे बनेगा cos x का एक साइकिल का ग्राफ बनाया है मैंने 0 से 2 पाई तक। तो साफ साफ दिख रहा है इस ग्राफ में जितना प्लस उतना माइनस, तो 0 से 2 पाई तक ये cos x का ग्राफ है, 0 से लेकर 2 पाई तक जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो फुल साइकिल में cos x का एवरेज 0 ही होना चाहिए। तो हमारा जो एवरेज वाला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, राइट आंसर आ रहा है, राइट आंसर ही आएगा अगर कैलकुलेशन सही करोगे तो। लेकिन ग्राफ में सीधे सीधे पता चल रहा है कि फुल साइकिल में cos x का एवरेज 0 है। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच कर लो, देख लो सही किया है कि नहीं किया, गलत होने जैसी कोई बात तो है नहीं। फेयर कॉपी पे सोल्यूशन जरूर नोट करिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन जिसको नोट करना है जल्दी नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4 ऐसा ही है, लेकिन cos x की एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल चाहिए हमें। और बहुत बार बता चुका हूं, हाफ साइकिल जब कहते हैं तो इंटरवल मेंशन करना कंपलसरी है। तो स्टैंडर्ड हाफ साइकिल में ही कर रहे हैं यहां पे 0 से पाई। तो केवल ये जो लिमिट है ये 0 से पाई तक हो जाएगी, बाकी फंक्शन तो वही है cos x। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला इंटीग्रेशन fx dx अपॉन इंटीग्रेशन dx, 0 से पाई तक एवरेज चाहिए तो 0 से पाई तक लिमिट लगाएंगे। cos x का इंटीग्रेशन sin x बनेगा, केवल लिमिट में चेंज है, 0 से पाई आना है। अप्लाई करो लिमिट, अपर लिमिट रखोगे sin पाई बनेगा, और sin पाई की वैल्यू 0 ही होती है। तो जो न्यूमरेटर है 0 माइनस 0 अपॉन पाई, यानी कि एवरेज वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो cos x का स्टैंडर्ड हाफ साइकिल में एवरेज 0 होता है। ग्राफ में दिख रहा है स्टैंडर्ड हाफ मतलब 0 से पाई यहां तक, तो जितना प्लस उतना माइनस। तो स्टैंडर्ड हाफ साइकिल जो है ये वाली पहली वाली स्टैंडर्ड हाफ, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड हाफ साइकिल में cos x का एवरेज 0 है। तो cos x का फुल साइकिल में भी 0 होता है एवरेज, और स्टैंडर्ड हाफ साइकिल में भी 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन मैंने कर दिया है। आप लोग फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में सोल्यूशन को नोट कर लीजिए। फिर मैं इसी टाइप के और प्रॉब्लम्स आज फिर देता हूं होमवर्क के लिए। पहले इसको नोट करो सोल्यूशन को फटाफट। तो ये है आप लोगों के लिए आज के 2 होमवर्क प्रॉब्लम्स। साइन स्क्वायर फंक्शन की कंप्लीट साइकिल पर एवरेज वैल्यू क्या होगी पता लगाना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है साइन स्क्वायर फंक्शन की हाफ साइकिल पर एवरेज वैल्यू क्या है, इसको पता लगाना है। एवरेज वैल्यू कैसे पता लगाते हैं, उसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। तो y यानी फंक्शन, तो y की जगह साइन स्क्वायर x लेना है। फुल साइकिल कितनी है आप जानते हो,
देखते हैं कितने लोग सही जानते हैं। फुल साइकिल पर एवरेज वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की क्या होगी पता लगाइए। हाफ साइकिल पर साइन स्क्वायर एक्स की एवरेज वैल्यू क्या होगी पता लगाइए। ठीक है, ये है आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। अगले सेशन में मैं इनके डिस्कशन करूंगा, इनके आंसर समझाऊंगा। नोट कर लीजिए आज का होमवर्क। आइए अब फिर से एक बार अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ी हुई बातें सीखते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मैं सिखा चुका हूं, डायरेक्ट करंट क्या होता है ये भी मैं सिखा चुका हूं। एक बात मैंने ये भी बताई थी कि ऐसा भी हो सकता है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन हो, ये भी हो सकता है। एसी डीसी का कॉम्बिनेशन, एसी एसी का कॉम्बिनेशन, दो अल्टरनेटिंग करंट मिक्स होके एक तीसरा करंट बना रहे हैं, तो दो अल्टरनेटिंग करंट का कॉम्बिनेशन है सर्किट वाला करंट। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हैं। तो अब मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस बताने जा रहा हूं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, आप इनको समझते जाइए बस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट से जुड़ी हुई कुछ काम की डेफिनेशंस आपको मैं बता रहा हूं, और नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब ये जो क्वांटिटी है व्हाट डज दैट मीन। पहली डेफिनेशन लेते हैं पीक वैल्यू। मैं चाहता हूं बिना पढ़े आप लोग बताइए इसका मतलब क्या होगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, पीक वैल्यू, राइट। जो एम्पलीट्यूड होता है, एसएचएम चैप्टर में हम एम्पलीट्यूड कह रहे थे उसी चीज को। तो पीक वैल्यू का साफ मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। तो जब अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में फ्लो होगा, तो जैसे साइनोसॉइडल करंट है उसका ये ग्राफ है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी को हम पीक वैल्यू कहते हैं, एम्पलीट्यूड भी कह देते हैं कई बार। तो पीक वैल्यू की डेफिनेशन देखो बड़ी सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसी इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट का सर्किट के अंदर, उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं या पीक वैल्यू कहते हैं। तो एसएचएम चैप्टर में हम एम्पलीट्यूड वर्ड बार बार बोलते हैं, और यहां पर हम पीक वैल्यू नाम ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि पीक वैल्यू इज द पॉपुलर नेम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन अ सर्किट, राइट। पीक वैल्यू कहेंगे, तो है वही एसएचएम का एम्पलीट्यूड कहा जाता है, यहां पर करंट का पीक वैल्यू कहा जाएगा। ठीक, एग्जांपल के तौर पर साइनोसॉइडल एसी है, मैंने कहा था साइनोसॉइडल एसी सबसे कॉमन होता है। तो आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्यादातर साइनोसॉइडल एसी से रिलेटेड होते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पर साइनोसॉइडल एसी के बारे में बताऊंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको साइनोसॉइडल करंट ना दिया जाए, कोई और टाइप का अल्टरनेटिंग करंट दिया जाए। तो जैसे मैं साइनोसॉइडल के लिए सिखा रहा हूं, वैसे ही अगर कोई और क्वेश्चन में आपको करंट मिले तो उसके लिए खुद करना पड़ेगा। साइनोसॉइडल के लिए मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। साइनोसॉइडल सबसे कॉमन है, ज्यादा चांस यही है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, क्योंकि सारे बच्चे तो देखो करोगे नहीं, मेरे बार बार कहने के बावजूद कुछ बच्चे पता नहीं क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो साइनोसॉइडल एसी पर बेस्ड होंगे, इसलिए मैं एग्जांपल में साइनोसॉइडल एसी ही लूंगा बार बार। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि सिर्फ साइनोसॉइडल एसी के लिए मैं सिखा रहा हूं, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। किसी और टाइप का एसी है तो आपको खुद करना है, जैसे मैं साइनोसॉइडल के लिए बता रहा हूं वैसे किसी और टाइप के करंट के लिए यू कैन डू इट योरसेल्फ। चलिए करते हैं। तो फॉर साइनोसॉइडल एसी की ये इक्वेशन है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये उसका ग्राफ है। ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा है एम्पलीट्यूड एक साइड में प्लस आई नॉट है, दूसरे साइड में माइनस आई नॉट है ना। ऊपर की तरफ प्लस आई नॉट एम्पलीट्यूड है, नीचे की तरफ माइनस आई नॉट एम्पलीट्यूड है। तो साइनोसॉइडल एसी की इक्वेशन होती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यही जो एम्पलीट्यूड है किसी भी एक तरफ चले जाओ सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, तो चाहे ऊपर चाहे नीचे मैग्नीट्यूड देखोगे उसी को पीक वैल्यू कहेंगे। तो पीक वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इक्वेशन से भी समझ में आ रहा है करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई नॉट, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी करंट मैक्सिमम होगा।
तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है। ग्राफ में देख सकते हो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट है, और जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है उसे ही पीक वैल्यू कहते हैं। तो पीक वैल्यू को हम लिख रहे हैं आई पी, ये नीचे सबस्क्रिप्ट पी लगा हुआ है, आई पी, क्योंकि पीक वैल्यू है तो पी लिख रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू आई नॉट। तो एम्पलीट्यूड जो होता है उसी को पीक वैल्यू कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट के केस में। दूसरी डेफिनेशन देखिए, पीक टू पीक वैल्यू, नाम से ही पता चल गया होगा, अच्छे बच्चों को तो पता चल गया होगा। पीक टू पीक वैल्यू मतलब एक पीक से दूसरे पीक का जो फासला है। तो ऊपर वाला पीक ये और नीचे वाला पीक ये, इनके बीच में जो फासला है इसे कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। तो दिस इज IPP। तो इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर वाला एम्पलीट्यूड ले लो, नीचे वाला एम्पलीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब ये नेगेटिव नहीं लेना है। तो एक साइड में एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड, दूसरी साइड में एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड, और दोनों एम्पलीट्यूड को ऐड करोगे तो पीक टू पीक वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो डेफिनेशन है सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ पीक वैल्यूज। जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है दोनों साइड पर, पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, सीधे सीधे एम्पलीट्यूड का दोनों साइड पर जो मैग्नीट्यूड है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द पीक वैल्यूज, पीक वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है दोनों तरफ, उसका जब हम सम करते हैं उसी को पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द पीक वैल्यूज दैट इज एम्पलीट्यूड्स एट द टू साइड्स। तो दोनों साइड्स पर जो मैग्नीट्यूड है पीक वैल्यू का, उसका जब सम करते हैं दैट इज कॉल्ड पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फॉर एग्जांपल, फिर से एग्जांपल में मैं साइनोसॉइडल एसी ले रहा हूं, अगर क्वेश्चन में कोई और एसी दिया हो तो आपको खुद करना होगा। फॉर साइनोसॉइडल एसी की इक्वेशन है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड क्या होगा, प्लस आई नॉट होगा। तो एक तरफ इसका एम्पलीट्यूड प्लस आई नॉट है, दूसरी तरफ इसका एम्पलीट्यूड माइनस आई नॉट है। तो एक तरफ प्लस आई नॉट, दूसरी तरफ माइनस आई नॉट, दोनों तरफ जो एम्पलीट्यूड है उसके मैग्नीट्यूड का सम, मैग्नीट्यूड का सम जब हम करते हैं उसी को पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। तो दिस इज 2I0। तो ग्राफ में भी नजर आ रहा है पीक टू पीक वैल्यू, यानी एक पीक से दूसरे पीक का जो गैप है, तो दैट इज 2I0। ऊपर I0 नीचे I0, तो दोनों पीक्स के बीच की जो दूरी है वो 2I0, उसी को पीक टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो मैंने अभी सिंपली दो डेफिनेशंस बताई हैं, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू। मुझे पूरा विश्वास है सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आप लोग हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। फिर कॉपी पे हेडिंग डाल के पूरी चीज को नोट कर लीजिए अच्छी राइटिंग में, और फटाफट नोट करिए वीडियो पॉज करके। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हर कोई जानता है कि टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ एसी। अगर हम एग्जांपल के लिए साइनोसॉइडल एसी की बात कर रहे हैं, और साइनोसॉइडल एसी की ये इक्वेशन मैं ले रहा हूं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। टाइम पीरियड ऑफ द अबव साइनोसॉइडल एसी, ये वाली जो करंट है, इस करंट का जो टाइम पीरियड है हर कोई जानता है, इट इज 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। तो ओमेगा जो है उसको 2 पाई में डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ दिस एसी। एवरीवन नोज इट ऑलरेडी, राइट। तो टाइम पीरियड क्या चीज है सभी को पता है, ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग बहुत बार ये पीरियोडिक और सिंपल हार्मोनिक मोशंस की बात कर चुके हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये एक डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होता है।
तो बेसिकली जितने टाइम इंटरवल के बाद करंट रिपीट होना शुरू होता है उसी टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड ऑफ एसी कहते हैं। तो टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल पूरी करने में, मतलब जितने इंटरवल के बाद करंट रिपीट होना चालू होता है उसी टाइम इंटरवल को टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हम लोग कहते हैं। अगर मैं ये वाला करंट ले रहा हूं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑब्वियसली ये साइनोसॉइडल एसी है, और ये जो साइनोसॉइडल एसी है, साइनोसॉइडल एसी भी बहुत तरह की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट ओमेगा। शेप तो साइनोसॉइडल ही होगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, ओमेगा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और ओमेगा की वैल्यू अलग होने से टाइम पीरियड में फर्क पड़ेगा। तो ये वाली जो इक्वेशन लिखी है साइनोसॉइडल एसी की, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर करंट फ्लो होगी तो उस करंट का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई बाय ओमेगा। यू ऑलरेडी नो दैट। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? आई होप कि ये भी आप सारे लोग जानते हो। नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एक सेकेंड में, पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में जितनी साइकिल्स होती हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि डेफिनेशन ऐसी बनी हुई है। टाइम पीरियड का मतलब एक साइकिल का टाइम, तो एक साइकिल का जो टाइम है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो पर सेकेंड नंबर ऑफ साइकिल्स मिलेंगी। अगर एक साइकिल का टाइम है 0.5 सेकेंड में एक साइकिल है, तो 0.5 सेकेंड एक साइकिल में लगते हैं, तो एक सेकेंड में कितनी साइकिल आएंगी? 1/0.5 यानी 2। एंड नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो टाइम पीरियड की वैल्यू का रेसिप्रोकल है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधे सीधे डेफिनेशन है। टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल का ड्यूरेशन, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो ये रेसिप्रोकल हुए एक दूसरे के, राइट? तो यही चीज मैंने लिखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो नोट कर लीजिए टाइम पीरियड की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, फटाफट नोट करो, वीडियो पॉज कर लेना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, और रेसिप्रोकल क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही ऐसी है, जो टाइम पीरियड की डेफिनेशन है उससे रेसिप्रोकल डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी की है। तो बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में नहीं है, ये दुनिया में हर जगह है। टाइम पीरियड का मतलब है एक साइकिल का टाइम, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, तो रेसिप्रोकल हुए एक दूसरे के। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, हर कोई जानता है ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल हम लोग न्यू लेंगे, इट इज 1 बाई टाइम पीरियड। और ये जो फॉर्मूला है कोई फॉर्मूला नहीं है, डेफिनेशन है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बेसिकली, ठीक है? एक और चीज देखो, अगर कहा जाता है फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, हर कोई जानता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज बोला जाए या कभी कभी बोलते हैं साइकिल्स पर सेकेंड, एक ही बात है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल पर यूनिट टाइम। तो अगर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो बता सकते हो एक सेकेंड में करंट कितनी बार जीरो होगा? सोच के बताओ, सोचो सोचो सोचो। सोचा कुछ? तो मैं यही रिजल्ट लिख रहा हूं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज न्यू देन वैल्यू ऑफ करंट इन सर्किट
सर्किट में जो करंट की वैल्यू है becomes 0 2 new times every second। तो अगर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज तो एक सेकेंड में 100 बार करंट सर्किट में 0 होगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे डबल बार पर सेकेंड करंट की वैल्यू 0 होगी। अब डबल बार क्यों 0 होगी? ग्राफ देखो ना, सपोज करो ये साइनोसॉइडल एसी का मैं ग्राफ बना देता हूं दिस। हर कोई जानता है इस करंट की इक्वेशन ये है, राइट? तो देखो एक साइकिल में करंट कितनी बार 0 हो रहा है, देखो ग्राफ को बताओ। एक साइकिल में करंट कितनी बार 0 हो रहा है, देखो ना ग्राफ को, दिख रहा है साफ साफ। एक साइकिल में कितनी बार 0 हो रहा है? 2 बार। तो देखो एक बार ये 0 हुआ, एक बार ये, दूसरी बार ये 0 हुआ। और अगर आपने इस पॉइंट को साइकिल में काउंट किया है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट अगर आपने काउंट कर लिया है, तो ये जो पॉइंट है, ये लास्ट वाला पॉइंट, इसको नेक्स्ट साइकिल में काउंट करोगे ना। जब ओरिजिन वाला इस वाली साइकिल में माना गया है तो ये वाला पॉइंट अगली साइकिल का माना जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो एक साइकिल में करंट की वैल्यू 2 बार 0 होती है। अब अगर फ्रीक्वेंसी है न्यू, तो फ्रीक्वेंसी न्यू मतलब पर सेकेंड न्यू साइकिल, पर सेकेंड न्यू साइकिल। एक साइकिल में 2 बार 0, तो न्यू साइकिल में 2 न्यू टाइम्स एवरी सेकेंड करंट की वैल्यू 0 होगी। सिंपल सी बात है। तो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो एक सेकेंड में 100 टाइम्स करंट की वैल्यू 0 बनेगी। तो सर्किट में जो करंट है वो 100 टाइम्स एवरी सेकेंड 0 हो रहा होगा। तो नोट कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का ये रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज न्यू, देन करंट बिकम 0 2 न्यू टाइम्स एवरी सेकेंड। वो ग्राफ भी बना लेना, जल्दी से नोट करो। चलिए एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन और देखते हैं। तो जो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं बताने जा रहा हूं वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं सीधे रिजल्ट बता रहा हूं। 11th क्लास में मैंने समझाया था ये बात। जब भी एंगुलर कहा जाए तो 2 पाई मल्टीप्लाई कर दो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये ओमेगा होता है। फ्रीक्वेंसी में 2 पाई मल्टीप्लाई करो तो बनेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर कह रहे हैं, तो जब भी एंगुलर बोलेंगे तो 2 पाई मल्टीप्लाई करना है। कभी भी एंगुलर बोले 2 पाई मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी में 2 पाई मल्टीप्लाई करो। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई न्यू, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले मैंने इसको टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा था, ये उसी फॉर्मूले को पलटा के लिख दिया है। अभी हमने लिखा था ना टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये वही फॉर्मूला है, उल्टा करके लिखा हुआ है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी में मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहा हूं, हेडिंग डालिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सीधे ये फॉर्मूला नोट करिए, बस और कुछ नहीं लिखवा रहा हूं। चलिए एक डेफिनेशन और लिखवाता हूं। डेफिनेशन नंबर 6, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं,
फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो y है इसकी एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले से लिखते हैं, इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। और अगर आप इंटरवल a से b तक चाहते हो तो a से b तक लिमिट लगा दो। तो जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x है, वैसे अभी हम लोग डील कर रहे हैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को। हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो करंट टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम लोग डील कर रहे हैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट करंट की एवरेज वैल्यू लिख रहा हूं, तो y की जगह पर करंट आ जाएगा और x की जगह पर टाइम आ जाएगा। ये है करंट की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला। और आपको एवरेज वैल्यू T1 से T2 के बीच में चाहिए, T1 से T2 के बीच में चाहिए, तो लिमिट लगा दिया जाएगा T1 से T2। एवरेज निकालना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सीधे फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू कहो या मीन वैल्यू कहो। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, सीधे सीधे एवरेज वैल्यू का मतलब पता होना चाहिए बस, और क्या। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की अगर हम लोग एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाल रहे हैं इन इंटरवल ऑफ टाइम, t equal to t1 to t equal to t2 is, तो t1 से लेकर t2 का बीच में जो इंटरवल बनता है, उस इंटरवल में करंट की जो एवरेज वैल्यू है, तो एवरेज का फॉर्मूला इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx। यहां y की जगह करंट और dx की जगह dt, क्योंकि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। तो जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x होता है, वैसे अभी फिलहाल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो y की जगह हम करंट लिख रहे हैं और x की जगह टाइम को ले रहे हैं। सीधे एवरेज का ये फॉर्मूला लगा हुआ है, और आप एवरेज ले रहे हो टाइम t1 से टाइम t2 के बीच में, तो t1 से t2 लिमिट लगाना पड़ेगा आपको, t1 से t2। ये है एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला, सीधे सीधे फॉर्मूला ही है एवरेज वैल्यू का। तो करंट की एवरेज वैल्यू आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है, चाहे कोई भी करंट हो, ऑल्टरनेटिंग करंट हो, डायरेक्ट करंट हो, कोई भी करंट हो। अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ, इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx फॉर्मूला होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ऑलराइट, चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं साइनोसॉइडल एसी की एवरेज वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, और एग्जांपल के तौर पर साइनोसॉइडल एसी की मैं एवरेज वैल्यू निकालने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी। साइनोसॉइडल एसी के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा साइनोसॉइडल एसी इज द मोस्ट कॉमन एसी, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो साइनोसॉइडल एसी पर बेस्ड होते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल के तौर पे साइनोसॉइडल एसी आपको करवा दे रहा हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में साइनोसॉइडल एसी ना हो, इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में साइनोसॉइडल एसी ना देकर कोई और एसी दिया हो, तो जो प्रोसीजर मैं फॉलो कर रहा हूं वही प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो साइनोसॉइडल हो या चाहे कोई और एसी हो, आप उसकी एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो साइनोसॉइडल एसी ये वाली है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ये, इस। और आप साइनोसॉइडल एसी की एवरेज वैल्यू लेने जा रहे हो, तो पहले ये बताओ फुल साइकिल पे लोगे कि हाफ साइकिल पे? मैं फुल साइकिल पे कर रहा हूं,
ऑफ साइनोसॉइडल एसी ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट साइकिल इज, और मैंने बताया है कि जो कंप्लीट साइकिल जब होती है तो इसमें कहां से शुरू किया मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी हम टाइम 0 से शुरू कर लेते हैं, और कंप्लीट साइकिल है तो 2π/ω, यानी एक टाइम पीरियड तक ले रहे हैं 0 से 2π/ω। हालांकि मैंने बहुत बार बताया है कि कंप्लीट साइकिल जब कहते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि आपने ओरिजिन से शुरू किया या कहीं आगे से शुरू किया। कंप्लीट साइकिल तो कंप्लीट साइकिल है, कहीं से भी शुरू करोगे रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल एसी ओवर कंप्लीट साइकिल, तो हम करंट की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। तो एवरेज का फॉर्मूला इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट्स लगा देते हैं 0 से 2π/ω, 0 से 2π/ω। बस यहां करंट की वैल्यू रख देते हैं 0 से लेकर 2π/ω आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी करोगे तो टी आएगा 0 से 2π/ω लिमिट। अब न्यूमरेटर में आई नॉट तो कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं। तो आई नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रह गया है, साइन ओमेगा टी अकेला रह गया है। 0 से 2π/ω इसकी लिमिट है। डिनोमिनेटर में क्या होगा, लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट 2π/ω, लोअर लिमिट 0 है। आप लोग 12th के बच्चे हो तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, डिनोमिनेटर में 2π/ω हो गया। अब ये जो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है इसको करते हैं, तो करंट की एवरेज वैल्यू आने जा रही है, आई नॉट बाहर है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है। इसमें 0 से लेकर 2π/ω की लिमिट लगाएंगे, और डिनोमिनेटर में 2π/ω आ चुका है। बस अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो आई नॉट को बाहर पड़ा रहने दो, और ये जो बाई ओमेगा है ये सीधा सीधा कटता हुआ दिख रहा है, न्यूमरेटर में बाई ओमेगा, डिनोमिनेटर में बाई ओमेगा कट गया। तो न्यूमरेटर में माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी की लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट रखेंगे, तो ओमेगा से ओमेगा कट के 2π बचेगा, तो माइनस कॉस 2π, ये हमने अपर लिमिट लगाई है। और फिर लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लोअर लिमिट 0 है तो टाइम की जगह 0 ले लो, माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 2π, और cos 2π की वैल्यू पता ही है 1 होती है, और बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगी। cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये -1 ये +1, फाइनली द रिजल्ट इज 0। तो कंप्लीट साइकिल में साइनोसॉइडल एसी की एवरेज वैल्यू 0 है, और ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये सीधे सीधे एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया है, कोई भी हाई फाई काम नहीं हुआ है। तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ये एग्जाम्पल किया है आप लोग फेयर कॉपी पे नोट करिए, और फेयर कॉपी पे नोट करते समय देखना से बचो, देख के मत लिखो, इंटीग्रेशन ही करना है खुद से कर लो, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस एवरेज वैल्यू का। नोट करो जल्दी। तो ये तो हो गया बच्चों कंप्लीट साइकिल के लिए साइनोसॉइडल करंट की एवरेज वैल्यू, कंप्लीट साइकिल के लिए। अगर कहा जाए हाफ साइकिल के लिए बताओ, ओवर हाफ साइकिल,
तो मैंने बहुत बार बताया है, अभी फिर से कह रहा हूं, जब भी हाफ साइकिल कहा जाए तो ये मेंशन करना जरूरी है कि कौन सी हाफ साइकिल, कहां से शुरू कर रहे हो। कंप्लीट साइकिल में ये मैटर नहीं करता कि आपने शुरुआत कहां से की है, क्योंकि आप कहीं से भी शुरू करोगे साइकिल तो आप कंप्लीट करने जा रहे हो, इसलिए शुरुआत कहां से की है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कंप्लीट साइकिल के केस में। लेकिन हाफ साइकिल के केस में ये जरूरी है कि आपने कहां से शुरू किया है। तो हाफ साइकिल में मेंशन करना जरूरी है। तो मैं मेंशन कर रहा हूं स्टैंडर्ड हाफ साइकिल। स्टैंडर्ड हाफ मतलब ओरिजिन से शुरू और पाई बाई ओमेगा तक जा रहे हैं। तो 0 से पाई बाई ओमेगा टाइम के बीच में साइनोसोइडल एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो करंट की एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और इस बार जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर पाई बाई ओमेगा है। तो बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है, केवल 0 से पाई बाई ओमेगा की लिमिट रखनी पड़ेगी। तो 0 से पाई बाई ओमेगा होगा, बाकी एवरीथिंग इज सेम, जस्ट न्यूमरेटर में ये आई नॉट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा है। लिमिट है 0 से पाई बाई ओमेगा, लिमिट्स का ख्याल रखें। डिनोमिनेटर में भी 0 से पाई बाई ओमेगा लिमिट है, तो ये डिनोमिनेटर में पाई बाई ओमेगा बनेगा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले अपर लिमिट लगाओगे, ओमेगा ओमेगा कटेगा, तो ये बनेगा कॉस पाई। तो पहले 2 पाई बना था, अभी पाई बनेगा। और फिर लोअर लिमिट लगाओगे, कॉस 0 बनेगा, और डिनोमिनेटर में पाई है, ये पाई है, ओमेगा ओमेगा कट चुका है। अब ये बन गया है कॉस पाई माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब अपर लिमिट रखा तो ये कॉस पाई है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस माइनस मिलके प्लस बना लेंगे, तो दिस इज +1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और माइनस माइनस फिर से प्लस हो गए, तो 1 और 1 यानी 2 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया है? 2i0/पाई। तो अगर साइनोसोइडल एसी है, कौन सी एसी है बच्चों? साइनोसोइडल एसी, उसका स्टैंडर्ड हाफ साइकिल का एवरेज हमने निकाला है, आंसर इज 2i/पाई। नोट करिए जल्दी इसको। तो जब भी आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, सीधे सीधे एवरेज वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला। और ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन y dx अपॉन इंटीग्रेशन dx होता है फॉर्मूला। y की जगह करंट और dx की जगह पर dt। तो y की जगह करंट लिया जा रहा है, dx की जगह dt लिया जा रहा है। ठीक है। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं जिसमें आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो दूसरा तरीका है ये सिर्फ साइनोसॉइडल एसी के लिए मैं बता रहा हूं। तरीका एक्चुअली यही है, इंटीग्रेशन ही हम कर रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कुछ रिजल्ट्स को याद किया है, हम उसका फायदा उठाने जा रहे हैं। तो अगर मैं ऑल्टरनेट मेथड बताऊं, देखिए ऑल्टरनेट मेथड, तो ये आपको थोड़ा तेज फील होगा, ये थोड़ा फास्ट है तरीका, और देखना करेंगे हम लोग यही सब कुछ, ये जो इंटीग्रेशन किया है वही करेंगे, लेकिन फिर भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, हमने कुछ रिजल्ट याद किए हैं, उस रिजल्ट का फायदा उठाएंगे। रिजल्ट क्या याद किए हैं? साइन एक्स फंक्शन का फुल साइकिल एवरेज होता है 0, ये हमने कैलकुलेट किया है ना, और इसको याद रखना है। साइन एक्स फंक्शन का फुल साइकिल एवरेज 0 होता है, और साइन एक्स फंक्शन का
स्टैंडर्ड हाफ साइकिल एवरेज, स्टैंडर्ड हाफ साइकिल एवरेज होता है 2/पाई। ये दोनों मैं कैलकुलेशन आपको करवा चुका हूं, ठीक है। और ये रिजल्ट को याद रखोगे तो आपको थोड़ा समय बचा लोगे आप, ये इंटीग्रेशन आपको करना नहीं पड़ेगा। तो देखो कैसे, फॉर साइनोसॉइडल एसी, साइनोसॉइडल एसी की ये इक्वेशन हमने लिखी है, I = I0 sin ओमेगा टी। तो हम साइनोसॉइडल एसी की क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू कहो या मीन वैल्यू इसका नाम कहो, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इज I = I0 sin ओमेगा टी। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इज, तो करंट की एवरेज ले रहे हो आप, यानी I0 sin ओमेगा टी का एवरेज ले रहे हो। ये जो एवरेज का मार्क हमने बनाया है ये बेसिकली इंटीग्रेशन ही हो रहा है, क्योंकि एवरेज जब करते हैं, ये जो एवरेज का मार्क है इसका मतलब तो यही है, तो इंटीग्रेशन आई dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। तो ये जो एवरेज का मार्क है ये एक्चुअली इंटीग्रेशन का रिप्लेसमेंट है, मतलब इस एवरेज वाले मार्क की वही प्रॉपर्टीज हैं जो इंटीग्रेशन में रहती हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये जो मार्क है एवरेज का है तो ये इंटीग्रेशन ही ना। तो जैसे I0 कांस्टेंट है तो ये बाहर ला सकते हैं, तो ये I0 बाहर आ गया साइन ओमेगा टी। तो बेसिकली आप करंट का एवरेज ले रहे हो, तो बेसिकली आप साइन ओमेगा टी फंक्शन का एवरेज ले रहे हो। यही बात तो हो रही है ना, आप करंट का एवरेज ले रहे हो, आप साइन ओमेगा टी फंक्शन का एवरेज ले रहे हो। और अगर आप फुल साइकिल पे ले रहे हो, फुल साइकिल में ये मेंशन करना जरूरी नहीं होता कि कहां से शुरू कर रहे हैं, फिर भी मेंशन कर दे रहे हैं टाइम 0 से टाइम 2π/ω। तो अगर फुल साइकिल में देख रहे हो तो साइन फंक्शन का फुल साइकिल एवरेज तो 0 है, और क्योंकि ये 0 है सो करंट का फुल साइकिल एवरेज भी 0 है। जब यही 0 हो गया तो करंट का एवरेज भी 0 हो गया, तो फुल साइकिल एवरेज जो होगा वो 0 होगा। लेकिन अगर आप हाफ साइकिल पे देखते हो, हाफ साइकिल में ये मेंशन करना है कहां से चालू है कहां खत्म है, तो 0 से π/ω स्टैंडर्ड हाफ। तो स्टैंडर्ड हाफ में साइन फंक्शन का एवरेज होता है 2/π। तो फॉर स्टैंडर्ड हाफ साइन ओमेगा टी इज, साइन ओमेगा टी का एवरेज है 2/π, और अगर साइन ओमेगा टी का एवरेज 2/π है तो करंट का एवरेज होगा 2I0/π। सो करंट का एवरेज 2I0/π। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने साइनोसॉइडल फंक्शन की फुल साइकिल और हाफ साइकिल एवरेज वैल्यूज याद कर लिया है। तो क्योंकि हमने याद कर लिया है तो हम सीधे सीधे यूज कर दें, तो इससे क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से बचेंगे, टाइम बचेगा एग्जाम में, है ना। तो ये जो ऑल्टरनेट मेथड मैंने लिखा है ये वही इंटीग्रेशन का वाला ही मेथड, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करके जो आंसर आता है उसको हमने याद कर लिया है, तो हम सीधे आंसर को पुट कर दे रहे हैं बस। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है और एफर्ट भी बच रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से केवल साइनोसॉइडल फंक्शन के लिए कर सकते हो, साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन, क्योंकि उसी के रिजल्ट आपने याद किए हैं। जो नहीं किए हैं वो धीरे धीरे मैं करवा दूंगा। तो साइनोसॉइडल और कोसाइन फंक्शन के जितने जरूरी रिजल्ट हैं, एवरेज वैल्यू, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, वो याद कर लीजिए। ज्यादातर क्वेश्चन साइनोसॉइडल फंक्शन पर बेस्ड होते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप ये फास्ट तरीका लगा सकते हो। लेकिन अगर साइनोसॉइडल के अलावा और कोई करंट है फिर तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। तो सीधे आप एवरेज वाला, इंटीग्रेशन वाला तरीका यूज करोगे। साइनोसॉइडल फंक्शन में फायदा ये है कि फुल साइकिल, हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू हमने कर लिया है याद। क्योंकि हमने याद कर लिया है तो हम सीधे याद किए हुए रिजल्ट को सब्स्टिट्यूट करके टाइम बचा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। तो इसको कॉपी पर नोट कर लो।
आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे। अगले सेशन में हम और भी 2-1 डेफिनेशंस को सीखेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नोट दिस डाउन।